नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अपन चल रहे थे मानव भूगोल। मानव भूगोल ने अपने मानव भूगोल का परिचय पढ़ लिया था, परिभाषाएं पढ़ ली थी, द्वैतवाद के बारे में पढ़ लिया था। तो एक बार पहले मैं पीछे का रिपीट करके फिर आगे चलूंगा क्रमबद्ध। दोस्तों, सबसे पहले अपन ने बात की थी कि मानव भूगोल की शुरुआत कैसे हुई। तो भूगोल की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले भूगोल शब्द दिया इरेटाइस्थेनीज ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में। उन्होंने ज्योग्राफिका में भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, इसलिए उन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल का पिता नाम आते अपने एक बात और पढ़ी थी, मानव भूगोल के पिता जो रेडजेल थे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, भूगोल के पिता इरेटाइस्थेनीज, मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजेल। दोस्तों, फिर बात की थी द्वैतवाद की। द्वैतवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1650 ईस्वी में बर्नार्ड बेरेनियस के द्वारा किया गया था अपनी पुस्तक सामान्य भूगोल के अंदर। आगे अपन ने बात की थी चार्ल्स डार्विन की, जो ब्रिटेन के निवासी थे और जीव वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी प्रजातियों की उत्पत्ति, जो जीवों की उत्पत्ति से संबंधित थी। उन्होंने इसमें अनुकूलन के बारे में बताया था। अनुकूलन, उन्होंने कहा था वे ही जीव प्रकृति में जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन कर पाते हैं। उसके बाद इस विचारधारा को चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा था, नेचुरल सिलेक्शन कहा था। उसके बाद अपन ने बात की थी दोस्तों परिभाषाओं की। तीन विद्वानों के अनुसार अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार और ब्लास के अनुसार। उसके बाद अपन ने बात की थी मानव भूगोल की प्रकृति की। मानव भूगोल की प्रकृति से क्या मतलब था कि मानव तथा प्रकृति के जो अंतर संबंध थे उनमें जो परिवर्तन आया वही मानव भूगोल की प्रकृति थी। दोस्तों, बाद में प्रकृति के साथ अपन ने पढ़े थे सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य कौन कौन से होते हैं? भवन, मकान, सड़क, पुल, इमारतें, जिन चीजों का भी निर्माण मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए करता है वे सभी सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत शामिल की जाती है। दोस्तों, आगे देखिएगा, मानव भूगोल की प्रकृति में समय व स्थान के अनुसार परिवर्तन आते गए, यानी समय के साथ साथ और स्थान के अनुसार परिवर्तन आते गए, जिसे दो रूपों में समझा जा सकता है। पहला है मानव का प्राकृतिकरण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। पहला है मानव का प्राकृतिकरण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। दोस्तों, दो बिंदुओं के आधार पर अपन ने स्थान और समय के आधार पर मानव भूगोल में जो परिवर्तन आया उनका अध्ययन करेंगे। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिकरण का मतलब होता है मानव किसके अनुसार ढल रहा है? मानव ढल रहा है प्रकृति के अनुसार। मानव प्रकृति के अनुसार ढल रहा है, तो प्रकृति के अनुसार ढलेगा तो क्या क्या आएगा? एक तो मानव प्रकृति के अनुसार ढल रहा है तो वो प्रकृति की सुनेगा। किसकी सुनेगा? प्रकृति की सुनेगा, अर्थात प्रकृति के अनुकूल वो कार्य करेगा। प्रकृति के अनुकूल कौन कौन से कार्य करेगा? मानव प्रकृति की सुनता था। जो प्राचीन मानव था वह प्रकृति की सुनता था, अर्थात उसको प्रकृति में परिवर्तन करने का ज्ञान नहीं था। वह प्रकृति से जो भी संसाधन मिलता उनका उपयोग करता और अपना जीवन चलाता था। उसमें इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं थी कि वह प्रकृति में परिवर्तन ला सके। दूसरा बिंदु, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न। पहला बिंदु हो गया प्रकृति की सुनता था, दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न। प्रौद्योगिकी, जो उद्योग धंधे थे वो प्राचीन समय में बिल्कुल कम थे। कुटीर उद्योगों के रूप में लोग उद्योगों का विकास करते और अपना जीवन यापन करते थे। तो प्राचीन समय यानी मानव जब प्रकृति के अनुसार था तब वह प्रकृति की सुनता था, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। तीसरा बिंदु है प्रकृति की पूजा करता था।
प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। दोस्तों जो प्रकृति, आज भी हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, कई वृक्षों की पूजा करते हैं। क्या अपन ये विचारधारा आज की है? नहीं, ये प्राचीन समय से जो धारणाएं चलती आ रही है वो ही आज अपन में है। तो जो प्राचीन मानव था वो पेड़ पौधों की क्या करता था? पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। तो मानव किसके अनुसार ढल रहा था? प्रकृति के अनुसार। आज हम लोग पूजा किसकी करते हैं? किसकी करते हैं? जो अपने काम आए या जिससे अपन को उम्मीद रहती है कि भगवान कुछ देगा। उसी प्रकार जो प्राचीन आदि मानव था उसमें ऐसी भावना तो थी नहीं, वो टिका हुआ था किस पे? प्रकृति पे। पेड़ पौधे से जो भी कंदमूल मिलता वो खा लेते और अपना जीवन यापन करते रहते थे। इस प्रकार वह प्रकृति की धीरे धीरे पूजा करता था, प्रकृति की सुनता था। औद्योगिक स्तर था वो कैसा था? निम्न था। और अगला बिंदु है प्रकृति के प्रकोप से डरता था। मानव है वो प्रकृति के प्रकोप से डरता था। उसको डर था कि कहीं ना कहीं मैं प्रकृति को नुकसान पहुंचाऊंगा तो प्रकृति किसी न किसी रूप में मुझे क्या देगी? सजा देगी। इन समस्त क्रियाकलापों के आधार पर जर्मन भूगोल जो बेटा थे उन्हें इनको पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया। पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये जो समस्त क्रियाकलाप थे जो प्रकृति के अनुसार थे, प्रकृति के अनुकूल थे, उन सभी को क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना गया। दोस्तों अब बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। इसमें प्रकृति किसके अनुसार ढलेगी? मानव के अनुसार। प्रकृति किसके अनुसार ढलेगी? मानव के अनुसार। इसमें क्या था? मानव किसके अनुसार था? प्रकृति के अनुसार। इसमें क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। प्रकृति किसके अनुसार होगी? मानव के अनुसार। कैसे? प्रकृति की सुनता है आज का मानव? नहीं सुनता। वह अपने बुद्धि और सोच के बल पर प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की क्या करता है? कोशिश करता है। बारिश आ गई, छाता लेके निकल गए, गाड़ी लेके निकल गए, 4 व्हीलर लेके निकल गए। बारिश का प्रकोप रहा? नहीं रहा। गर्मी पड़ रही है, एसी चला ली, क्या प्रकृति के अनुकूल है? नहीं। तो मानव प्रकृति की बिल्कुल नहीं सुनता आज का मानव। ये प्राचीन अवस्था है, ये प्राचीन अवस्था है और ये वर्तमान अवस्था। अगर अपन देखा जाए तो ये वर्तमान अवस्था है, ये प्राचीन मानव था वो प्रकृति की सुनता था, प्रकृति के अनुसार कार्य करता था। लेकिन आज का मानव प्रकृति की नहीं सुनता है, वह अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाता आ रहा है। दोस्तों आगे देखो, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न नहीं, यहाँ क्या मिलेगा? उच्च। वर्तमान में जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो किस पे? उद्योग धंधों पे दिया जा रहा है, प्रौद्योगिकी पर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा विकास की होड़ मानव में लगी हुई है। तो वह प्रौद्योगिकी का स्तर जो पहले था निम्न, अब क्या है? उच्च। फिर प्रकृति की पूजा करता था। आज का मानव प्रकृति की पूजा तो करता है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, प्रकृति की पूजा नहीं करता। प्रकृति के प्रकोप से नहीं डरता। प्रकृति के प्रकोप से आज का मानव नहीं डरता, क्योंकि मानव ऐसे सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर इसको भी अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर, और कुछ हद तक सक्सेस भी हुआ है इसके अंदर, कुछ हद तक सक्सेस भी हुआ है। तो और अनेक सांस्कृतिक भूदृश्य क्या करने लग गया? निर्माण करने लग गए। तो दोस्तों इस प्रकार जो स्थान और समय के अनुसार जो मानव भूगोल की प्रकृति जो परिवर्तन आए वो इस प्रकार थे: मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। जो प्रकृति का मानवीकरण था और मानव का प्राकृतिकरण था, इन दोनों बिंदुओं को समझने के लिए 3 प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया। कितनी विचारधाराओं? 3 विचारधाराएं। 3 विचारधाराएं। 3 विचारधाराओं ने इनको समझने के लिए जन्म लिया: प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। इसको समझने के लिए 3 प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया। देखो,
इन तीन विचारधाराओं ने जन्म लिया, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद। दोस्तों अध्ययन करते हैं निश्चयवाद। ये विचारधारा क्या कहती है? इस विचारधारा का समर्थक फ्रेडरिक रेटजेल और सैंपल थे। इस विचारधारा के समर्थक फ्रेडरिक रेटजेल और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल थे। दोस्तों इसमें बताया है कि इन्होंने प्रकृति की सत्ता को क्या माना है? सर्वोपरि माना है। यानी इसमें क्या है? प्रकृति को सर्वोपरि माना है। प्रकृति को सर्वोपरि माना है। ये कहता है कि मानव को प्रकृति में परिवर्तन का ज्ञान नहीं है। यानी इस विचारधारा में क्या मिलता है कि मानव को प्रकृति में परिवर्तन का ज्ञान नहीं है। वह प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त करता है और अपना जीवन यापन करता है। देखो दोस्तों, निश्चयवाद विचारधारा, इसके समर्थक थे फ्रेडरिक रेटजेल और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। फ्रेडरिक रेटजेल और एलन चर्चिल सैंपल इस विचारधारा के कौन है? समर्थक है। इन्होंने बताया कि प्रकृति को क्या है? प्रकृति की जो सत्ता है वो ही क्या है? सर्वोपरि है। यानी प्रकृति जो करती है वो ही क्या है? सर्वोपरि है। यानी इन्होंने सबसे ज्यादा जो महत्व है वो किसको दिया है? प्रकृति को दिया है, प्राकृतिक वातावरण को दिया है। ये कहते हैं कि मानव प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है, या प्रकृति में परिवर्तन करने का ज्ञान मानव को नहीं है। अर्थात मानव जो क्या करता है? मानव प्रकृति से संसाधनों को प्राप्त करता है और अपना जीवन यापन करता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी विचारधारा, संभववाद। दोस्तों संभववाद के समर्थक कौन थे? विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास और फ्रेगे। विडाल डी लाप्लास व फ्रेगे, ये दोनों इस विचारधारा के संभववाद के क्या थे? समर्थक थे। देखो संभववाद का मतलब ये ही है, यानी विडाल डी लाप्लास ने सीधी स्पष्ट बात की है कि मानव की सोच और बुद्धि में समय के अनुसार परिवर्तन आया, जिसके कारण मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया, जिसमें कुछ हद तक वह सफल भी हुआ है। अर्थात नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उसने वातावरण में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। समय के साथ साथ मानव की सोच और बुद्धि में क्या है? परिवर्तन आया, और जिसके कारण उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया, जिसमें कुछ हद तक वह सफल भी हुआ। और इसमें उसने किसके आधार पर? नवीन प्रौद्योगिकी के आधार पर उसने क्या किया है? इसमें परिवर्तन किया है। जैसे एसी, एयर कंडीशनर, गर्मी आई, एसी स्विच ऑन किया, गर्मी गायब। कुछ हद तक सफल हुआ है, प्रकृति के प्रकोप से बचने में सहायक हुआ है। यही बात संभववाद के अंतर्गत बताई गई है। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद, जिसके समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद नामक विचारधारा दी। दोस्तों नवनिश्चयवाद विचारधारा इस डायग्राम से स्पष्ट होती है। यह निश्चयवाद व संभववाद के मध्य की अवस्था है। यह निश्चयवाद व संभववाद के मध्य की अवस्था है। सबसे पहली बात, निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की अवस्था है। बात से स्पष्ट है कि यह कोई ऐसी बात कहने वाले हैं जो निश्चयवाद से भी कुछ रिलेटेड होगी और संभववाद से भी कुछ रिलेटेड होगी, दोनों के मध्य की अवस्था है। इसमें बताया है कि न तो प्रकृति मानव पर पूर्णतः हावी है, न तो प्रकृति मानव पर पूर्णतः हावी है, तथा न ही मानव पूर्णतया प्रकृति को जीत पाया है। न ही मानव पूर्णतः प्रकृति को जीत पाया है।
अतः मानव तथा प्रकृति के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए। ये बात ग्रिफिथ टेलर ने कही। यानी न तो प्रकृति मानव पर पूर्णतः हावी है, न ही मानव पूर्ण रूप से प्रकृति को जीत पाया, अर्थात दोनों के मध्य कैसे संबंध होने चाहिए, मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए। इस विचारधारा को इन्होंने रुको और जाओ कहा। रुको और जाओ, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटरमिनेंट, स्टॉप एंड गो डिटरमिनेंट, रुको और जाओ। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ कहा। जिस प्रकार एक ट्रैफिक लाइट का ग्रीन सिग्नल हमें जाने का प्रतीक होता है, रेड सिग्नल रुकने का प्रतीक होता है, उसी प्रकार प्रकृति भी मानव को इशारा करती है कि अब बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, रुक जाओ। वह प्राकृतिक रूप से हमें देती है। अत्यधिक बारिश का होना, समय पे बारिश का न होना, गलत समय पे बारिश का होना, ज्यादा गर्मी पड़ना, ज्यादा ठंड पड़ना, ये सभी प्रकृति के संदेश हैं, प्रकृति का मैसेज होता है मानव के लिए। अगर मानव ने इनको समझा तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अन्यथा प्रकृति नुकसान पहुंचाएगी। उसी प्रकार इस विचारधारा को उन्होंने रुको और जाओ का नाम दिया। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, नवनिश्चयवाद के समर्थक कौन थे, संभववाद के समर्थक कौन थे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर आगे ही कड़ी के साथ लेके आएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।